हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल NCERT स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, आपकी क्लास 10 के सोशल साइंस के मस्ट डू सिलेबस का वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आज हम ये चैप्टर करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने SST के 3 चैप्टर्स की वीडियो डाल रखी है और आप उसे देख लीजिएगा। और ये हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये मस्ट डू सिलेबस है और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मस्ट डू सिलेबस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हो बच्चों? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और आपको ये करना है, ठीक है? क्योंकि मैं कहती हूँ, मैंने कहा था कि अगर आप किसी भी बच्चे ने अभी तक पढ़ाई मान लो शुरू नहीं की है या थोड़ी ढीली ढाली की है, तो इससे पढ़ के अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग कर लो। ओके, दिस इज़ द की। या आप कह सकते हो या तो जो बच्चे जिनके पास मान लो जो एक्स्ट्रा सैम्पल्स पेपर बुक्स नहीं होती हैं, एक्स्ट्रा बुक्स नहीं होती हैं, वो इससे पढ़ो। उनके लिए तो ये और भी बेस्ट है। समझ में आया? शॉर्ट नोट्स की तरह इसमें दिए हुए हैं, है ना? तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करने से पहले अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि मैं और भी सारे चैप्टर्स की वीडियो जल्दी ही डालने दूँगी। सबसे पहले हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी। देखो, मेरे पढ़ाने से पहले आपको एक बार NCERT से चैप्टर पढ़ लेना है, या फिर एक बार मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपको पूरी तरह से जो चैप्टर है ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? वैसे तो मैं आपको बता रही हूँ और आई होप अगर आप अच्छे से समझ रहे होंगे तो आपको ज़रूर आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? देखो, ऐसी कंपनी जो एक देश से ज़्यादा देशों के उत्पादन पर नियंत्रण रखती है या स्वामित्व रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य, बहुत बार पूछा जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ना, जिसका जो नियंत्रण है, जो पावर है, वो एक से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है, उसका मकसद होता है बस ज़्यादा लाभ कमाना, कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम लाभ प्राप्त करना उसका मकसद होता है, उसका उद्देश्य होता है। समझ में आया? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, रिवाइज करेंगे हम लोग। वह कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों के उत्पादन पर नियंत्रण रखती है या स्वामित्व रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। समझ में बात आई? अब वैश्वीकरण, विभिन्न देशों के बीच, मतलब बहुत से देशों के बीच परस्पर संबंध, ठीक है, परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण, विश्व देशों का मिल जाना, ठीक है, एक हो जाना, क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। उदारीकरण किसे कहते हैं? देखो, सरकार द्वारा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार अवरोधक, यानी जो टैक्स लगाया जाता है व्यापार पे और जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनको हटा देना उदारीकरण कहलाता है। यानी सरकार विदेशी व्यापार, ताकि जो दूसरे देश से लोग आके हमारे देश में व्यापार करें, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए क्या करती है, जो टैक्स होता है उसे कम कर देती है। तो टैक्स को कम करना और जो व्यापार पे जो अवरोध, जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनको हटा देना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, व्यापार अवरोधक किसे कहते हैं? वही चीज़ कि विदेशी व्यापार को देश में कम, इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा है, ठीक है ना? तो विदेशी व्यापार को देश में कम करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे आयात कर, आयात कोटा, लाइसेंस, व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। समझ में आया? कि विदेशी व्यापार को कम करने के लिए ऊपर प्रोत्साहित कर रहे थे, इसलिए क्या किया, अवरोधकों को हटा दिया। लेकिन अब हमें क्या करना है, विदेशी व्यापारों को कम करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वापस से प्रतिबंध लगा देंगे। इसे क्या कहते हैं? इसे व्यापार अवरोधक कहते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? आयात और निर्यात को, कि हमने किसी देश से कोई चीज़ ली और किसी देश को कोई चीज़ दी, तो आयात और निर्यात को विदेशी व्यापार कहते हैं। ठीक है, विदेशी निवेश किसे कहते हैं? वही बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो निवेश करती है उसको विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, विदेशी निवेश किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। अब भारत सरकार द्वारा उदारीकरण और व्यापार अवरोधकों का प्रयोग, मतलब जो भारत सरकार है, जो हमारा भारत में जो सरकार है, वो उदारीकरण मतलब कि प्रतिबंधों को हटा देना, है ना? प्रतिबंध, जो कर टैक्स लगाए जाते हैं उनको हटा देना, मुक्त व्यापार करना। ठीक है, और व्यापार अवरोधकों को कैसे प्रयोग किया जाता है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 1947 में जो स्वतंत्रता के पश्चात, आज़ाद होने के बाद पश्चात कि भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। ठीक है,
विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करना अति आवश्यक समझा गया था। क्यों 1947 में विदेशी व्यापारों पर कर लगाया गया था, व्यापार अवरोधक का प्रयोग किया गया था? क्योंकि उससे बहुत दूसरे देश की जो कंपनियां थी वो हमारे देश में आकर उत्पादन करती थी, अपना माल बेचती थी, लेकिन जो हमारे देश की कंपनियां थी वो उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो इसीलिए कि हमारे देश में जो व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनका भी उनके उत्पादकों को संरक्षण देने के लिए क्या करती थी, जो आप कह सकते हो जो विदेशी व्यापार है उन पर व्यापार पर टैक्स लगाती थी, अवरोध लगाती थी। ठीक है, तो इसलिए लगाया गया था ताकि जो हमारे देश के उत्पादक है उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए। अब 1950 और 60 के दशक में उद्योगों की स्थापना हुई, बड़े बड़े उद्योग जो है स्थापित होने लगे। नवयौगिक उद्योगों से आयात से प्रतिस्पर्धा बचाने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगाया गया। केवल अनिवार्य वस्तुएं जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम के आयात की अनुमति थी। मतलब कि 1950-60 में क्या हुआ, जब उद्योगों की स्थापना हुई तो चीज़ों का आयात करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कि मतलब ऐसा कहा गया कि भाई तुम्हें दूसरे देश से कुछ लेना भी नहीं है, बस केवल जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, जैसे मशीन, उर्वरक, ये सारी चीज़ें ही दूसरे देशों से लेनी है, दूसरे देशों से हमें लेना भी नहीं है, आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण, जो आवश्यक चीज़ें थी वही हमें दूसरे देशों से लेने की अनुमति थी। अब सन 1991 की शुरुआत से नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव आए। क्या बदलाव आए? तो सरकार ने यह महसूस किया कि अब भारतीय उत्पादकों का विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। मतलब उद्योग स्थापित हुए तो अब जो हमारे देश थे वो दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा करने के लायक, आप कह सकते हो, काबिल हो गए थे। तो इससे उत्पादकों के प्रदर्शन और गुणवत्ता में सुधार होगा। अब इससे क्या होगा, जो मान लो दूसरे देश से प्रतिस्पर्धा करेंगे तो जो उत्पादन है, जो गुणवत्ता है, उसमें सुधार होगा। अब इसलिए सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। इसीलिए सरकार ने क्या किया, अब अपना जो व्यापार है वो मुक्त कर दिया। ठीक है, अब विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश, मतलब जो विदेशी व्यापार, जो विदेश से जो आती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापार करने के लिए, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश से प्रतिबंधों को हटा दिया गया। अब क्यों हटा दिया गया? क्योंकि जो हमारे देश, जो भारत सरकार थी, उसे ये लगता था कि अब जो हमारा देश के जो उद्योग है वो दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा करने के लायक हो गए हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रतिबंधों को हटा दिया। तो इससे जो है वस्तुओं का आयात जो है निर्यात सुगमता से किया जा सकता था। मतलब एक देश से दूसरे देश तक जो है वस्तुएं आने जाने लगी, है ना। अब जिससे क्या हुआ, विदेशी कंपनियां आसानी से भारत में कारखाने और कार्यालय को स्थापित करने लगी और व्यापार कर सकती थी, है ना। यही तो होता है, अवरोधकों को हटा देंगे तो क्या होगा, जो विदेशी कंपनियां वो हमारे भारत में आकर अपना व्यापार करेंगी, है ना। और विश्व व्यापार संगठन किसे कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ठीक है, उसे हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। अब ये एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, मतलब कि जो पूरे वर्ल्ड में होता है उसको उदार बनाना है, मुक्त बनाना है, खुला बनाना है और उसको प्रोत्साहित करना है। किसका काम है ये? विश्व व्यापार संगठन का। ठीक है, अब वर्तमान में लगभग 164 देश इस व्यापार संगठन के सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 164 देश। अब यदि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, मतलब कि जो विश्व व्यापार संगठन है वो सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है कि भाई आप हमारे देश में, जो भी देश है वो किसी भी देश में जाकर उत्पादन अपना क्या कहते हैं, कारखानों को स्थापित कर सकता है ना। और वास्तव में विकसित देशों के अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखें। और दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन ने नियमों के विकासशील देशों को व्यापार अवरोधक हटाने को विवश किया। मतलब कि अगर एक बार देश, कोई भी देश WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो जाता है तो उसे अपने जो देश है, उसने अपने जो राज्य में व्यापार पर जो कर लगा रखा है, जो टैक्स, जो अवरोध लगा रखा है, उसे हटाना ही पड़ेगा, उसे विवश किया जाता है। तो इससे क्या होगा, जो विकासशील देश है उनकी वृद्धि, उनका विकास रुक जाता है। और जो विकसित देश है वो क्या करते हैं, फिर जा के देशों में अपने कारखाने स्थापित करते हैं, है ना।
और बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा विश्व भर में व्यापार करने का तरीका क्या है। अब हम तरीकों को पढ़ेंगे कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां की बात किसके लिए हो रही है, वो कंपनियां जो बहुत सारे देशों में, एक से ज़्यादा देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कैसे काम करती है, कैसे व्यापार करती है, अब हम उनके तरीकों के बारे में जानेंगे। अब स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन, इससे स्थानीय कंपनी को नवीनतम तकनीक और विदेशी निवेश की प्राप्ति होती है। मतलब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, वो जो स्थानीय जो छोटी छोटी कंपनियां उनके साथ डील कर लेगी और बोलेगी कि तुम अपना उत्पादन मुझे दे दो और उस पर मैं अपना ब्रांड मतलब अपने कंपनी का लेबल लगाकर बेचूंगा। तो इससे स्थानीय कंपनी को क्या लाभ होगा कि थोड़ी जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, और एक जो है कि उसकी टेक्निकल जो उसकी नवीनतम तकनीक जो है वो बढ़ेगी, है ना। दूसरा क्या होता है, स्थानीय कंपनी का खरीद मतलब स्थानीय कंपनी को खरीद लेना कि भाई मैं तुम्हारी कंपनी खरीद ले रहा हूँ, ठीक है, और फिर उस कंपनी से जितना भी उत्पादन आएगा वो सब ले लेना, ठीक है, उसके खरीद कर उसके उत्पादन में विस्तार करना, बड़ा उस पूरी कंपनी को ही खरीद लेना। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देती है। एक तीसरा तरीका ये है कि भाई ऑर्डर देती है कि भाई 50 मेरे लिए, तुम्हें 5,000 ये चीज़ बनानी है, 5,000 वो चीज़ बनानी है, तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो ऑर्डर देती है, जैसे वस्त्र, जूता, चप्पल, खेलने के सामान, इन सारी चीज़ों के लिए। अब उन उत्पादक का अपने ब्रांड के नाम से बेचती है। क्या तरीका है कि जो स्थानीय कंपनियों से जो ब्रांड लेती है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उस पर अपनी कंपनी का लेबल लगाकर और उसको बेचती है। समझ में ये बात। उसके बाद आता है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, यानी विश्व का एकीकरण। जो सारे देश परस्पर संबंध, जो सारे देश परस्पर मिल गए हैं, उस वो कैसे संभव हो पाया। इतना तो इजी नहीं है पूरे विश्व को एक संगठन में, एक सूत्र में बांध लेना। तो उसको संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं। तो देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश ने वैश्वीकरण को संभव बनाना है। मतलब कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो जो हर देश देश में जाकर व्यापार कर रही है और अपना विकास कर रही है, उससे जो है विश्व का एकीकरण हो पाया है। और परिवहन प्रौद्योगिकी बहुत उन्नति हुई है। टेक्निक देख रहे हो कितनी बढ़ गई है। यहाँ से बैठे बैठे इंसान कहाँ पे मतलब ऑर्डर कर सकता है। कितना विस्तार हो गया है परिवहन का, चीज़ों का, गाड़ियों का। इससे क्या लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति कम लागत पर संभव हुआ है। मतलब कि बहुत दूर वस्तु पहुंचानी है, कम समय में जल्दी से और कम पैसे में चली जाती है, ऐसा हो गया। तो इससे क्या हुआ, पूरा विश्व एक हो गया है। कितना भी दूर देश हो उस पर आसानी से वस्तु जा सकती है। तीसरा पॉइंट है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क और सूचनाओं के तीव्र आदान प्रदान को संभव बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सूचना प्रौद्योगिकी, जो टेक्निक आजकल बढ़ गई है, उससे क्या हुआ है कि बहुत सारे देशों में, पूरे विश्व में जो देश है वो एक दूसरे से संबंधित हो गए, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। तो इससे जो वस्तुओं की लेन देन है वो बढ़ गया है ना, और अच्छा हो गया है, ठीक है। उसके बाद है आवागमन। विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन प्राय बेहतर हो गया है। और जो आय है वो रोजगार और शिक्षा की तलाश में दूसरे देशों में जाते हैं, जो विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का माध्यम है। मतलब कि जो एक देश से लोग दूसरे देश में रोजगार के लिए भी जाने लगे हैं कि भाई यहाँ काम नहीं चल रहा। देख तो इंडिया से कितने सारे लोग विदेश जाते हैं, क्यों जाते हैं, अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए जाते हैं कि वहाँ पे हम जाएंगे तो हमें कुछ पैसे कमा लेंगे, ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। इंडिया में तो बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इसीलिए जो एक देश के लोग हैं वो दूसरे देशों में जाते हैं। किस लिए जाते हैं, शिक्षा की तलाश में, रोजगार की तलाश में जाते हैं कि वहाँ पे। और ये क्या है, एक देश के लोग दूसरे देश में जाकर आवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो इससे क्या है, आपस में जुड़ रहे हैं पूरा विश्व। तो ये एकीकरण को संभव बनाने का एक मुख्य कारक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण के लाभ क्या हुए, ठीक है। जो विश्व एक हो गया उसका लाभ क्या है कि उपभोक्ता को, मतलब जो हम हैं, जो सामान खरीद रहे हैं, तो उसको कम कीमत पर, मतलब कम पैसे में अधिक गुणवत्ता पूर्वक वस्तु की उपलब्धता, मतलब एकदम बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें मिल रही है। क्योंकि प्रतिस्पर्धा में क्या रहे, जो कंपनियां हैं वो अच्छे मटेरियल बना रही है कि भाई हमारे अच्छे बिके, हमारे बिके, ऐसे करके। अब उच्चतम जीवन स्तर का लाभ कि बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी। सारी चीज़ें जब अच्छी क्वालिटी की बिकेंगी तो। अब सेलफोन, मोटर गाड़ी, और जो आपका जंक फूड है, इलेक्ट्रिक उद्योग है,
शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के अवसर है। अब जब दूसरे देशों से कंपनियां यहाँ पे आएंगी तो उन कंपनियों को लोग भी तो चाहिए होंगे ना जो उन कंपनियों में काम करें। तो इससे क्या होगा, उस देश के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो ये भी एक वैश्वीकरण का लाभ है। और भारतीय कंपनियों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरना, जो मतलब जो छोटी कंपनी है, मान लो बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ डील करते 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 वो भी एक बड़ी कंपनी बन गई, तकनीक उसके पास आ गई, तो उसका क्या हुआ, विकास हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनी के भारतीय कंपनी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर गई, जैसे टाटा मोटर और इन्फोसिस, ये उसका उदाहरण है। अब शीर्ष भारतीय कंपनियों द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी में निवेश, जो भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करेगी, प्रौद्योगिकी में नवीनतम जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी, है ना, निवेश करेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो वैश्वीकरण है वो सभी के लिए समान रूप से लाभदायक नहीं है, मतलब सबके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब इसके भी 3 पॉइंट्स हम पढ़ते हैं कि क्यों नहीं अच्छा है भाई। अभी तो हमने इसकी 5-6 अच्छी बातें पढ़ी, तो फिर ये अच्छा क्यों नहीं है। तो देखो, छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होते हैं। मतलब अब बहुराष्ट्रीय कंपनी में क्या बड़े बड़े मालिकों का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो छोटे व्यापारी थे उनका क्या हो रहा है, तो उनके लिए ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए बहुराष्ट्र वैश्वीकरण जो है ये समान रूप से सबके लिए लाभदायक नहीं है। और सुदूर क्षेत्रों में व्यापार लाभदायक नहीं, ठीक है, इस कारण वह क्षेत्र सुविधाओं और वस्तुओं का लाभ नहीं उठा सकता। जो दूर दूर क्षेत्र है, बहुत दूर, जिसका कोई अता पता नहीं है, तो वो इन सारी चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ये वैश्वीकरण का एक क्या कहते हैं, हानि है, एक तरह से आप कह सकते हो, कमी है। और श्रमिकों का शोषण, केवल आवश्यकता होने पर कम मजदूरी देना, कि भाई जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के जो मालिक होते हैं वो क्या कहते हैं, श्रमिक जो होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं उनका शोषण करते हैं, उनके अधिकारों का हनन करते हैं। मतलब जब ज़रूरत होगी तो सैलरी देंगे, बुलाएंगे, जब ज़रूरत नहीं होगी तो उन्हें बिठा देंगे, ऐसा करते हैं, है ना। तो ये गलत बात है ना। अब न्याय संगत वैश्वीकरण, मतलब कि वैश्वीकरण को अच्छे ढंग से कैसे चला सकते हैं, तो सरकार द्वारा नीति बना करके, अगर सरकार नियम बना दे कि भाई आपको ऐसा नहीं करना है, चाहे काम हो चाहे नहीं हो, है ना, चाहे ज़्यादा काम हो चाहे कम काम हो, व्यक्ति को, जो श्रमिक है उसको मजदूरी भी देनी है और उसको समय के कुछ नियमों का पालन भी करना है, ठीक है। तो इसके ये सरकार जो है नियमों को, नीतियों को बनाकर भी जो हमारा वैश्वीकरण है उसको न्याय संगत, उसको सही बना सकती है। और श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन करके, कि मतलब जो श्रमिक है उनके लिए कानून बनाकर, वही बात है। अब छोटे उत्पादकों को सुधार के लिए कुछ समय तक व्यापार अवरोधकों का प्रयोग करके, मतलब कि छोटे उत्पादक है वो विकसित हो जाए थोड़ा, तो इसके लिए क्या करेगी, कुछ टाइम के लिए अवरोध लगा देगी, है ना, कुछ टाइम के लिए अवरोध लगा देगी कि भाई अभी 1 साल तक हम किसी भी देश से कुछ नहीं लेंगे, ताकि जो छोटे उत्पादक है जिनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी उनकी स्थिति अब थोड़ी ठीक हो जाए, उनका उत्पादन बढ़ जाए, ठीक है, और उनका विकास हो। तो इसीलिए कुछ समय के लिए जो व्यापार अवरोधक है उनको लगा देगी। तो इससे जो है न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए लाभदायक होगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हमने वैश्वीकरण के लाभ, उसकी हानियाँ, उसको संभव बनाने वाले कारक, और जो जिस प्रकार से वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे भारत में आती हैं, वो विश्व व्यापार संगठन, विदेशी निवेश और व्यापार अवरोधक, उदारीकरण, वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है इन सारे टॉपिक्स के साथ कंप्लीट होता है। और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए। यही एक बहुत अच्छा हमारे लिए जो फ़ोन है उसका लाभ होता है कि हम किसी भी चीज़ को कितनी भी बार देख सकते हैं। टीचर से तो नहीं पूछ सकते ना हम, लेकिन देख सकते हैं फ़ोन में। तो आप देख लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।